बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत के पत्ते केस नंबर 26। पिछले केस में हमने देखा कि जहान ने इकरार कर लिया था हयात से शादी का, और इसके बाद इन दोनों की मंगनी भी हो गई और उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छा चला, सबके मूड अच्छे थे। लेकिन फिर जहान को एक कॉल आ गई जो कि नहीं आई। उसके बाद उनका रात वाला मूड तो गारत हो गया। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। क्लास में वो सर से दुपट्टा उतार कर गई थी और बिल्कुल पीछे बैठी रही। बाहर निकलती ही उससे अपना दुपट्टा फिर ठीक से सर पे ले लिया। कॉमन रूम में वापस आई तो मोहतसिम मिल गया। हया की क्या हाल है? हुसैन और मोहतसिम इसके लिए खड़े हो गए थे। डीजे की सिखाएगी उर्दू। वो उदास मुस्कुराहट के साथ उनके पास आई। मैं ठीक ठाक हूँ और आपकी खैरियत ठीक चाहती हूँ। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। आखिर फ़िक्रा उसने अंग्रेज़ी में अदा किया। पज़ल बॉक्स वो खुला? नहीं, मगर इस पे लिखी पहेली मिल गई है। ठहरो मैं ले आऊँ। वो उल्टे कदमों वापस पलट गई। कमरे में आकर उसने बैग खोला। कपड़े, जूते, स्वेटर्स, पर्स, हर चीज़ उलट पलट की, मगर पज़ल बॉक्स वहाँ नहीं था। किधर गया? यहीं तो था, आखिरी दफ़ा रखा था उसने। वो सोचने लगी। हाँ, स्टडी में, जब वो जहान के आने का इंतज़ार कर रही थी। ओह खुदा ना करे वो पाशा के हाथ लगे। उसने जल्दी से मोबाइल उठाया और उसकी टूटी स्क्रीन को देखते हुए आयशा का नंबर मिलाने लगी। सफ़ेद महल के ऊकबी बागीचे में सपहर उतरी थी। आयशा स्टूल पे बैठी, वर्क टेबल पे लकड़ी का टुकड़ा रखी, नोकदार छर्रे से उसको छेद रही थी। उसकी आंखें मुकम्मल अपने काम पे मरकूज़ थीं। आयशा, हया की कॉल। बिहारी उसका मोबाइल पकड़े भागती हुई बाहर आई थी। आयशा ने हाथ रोक कर उसे देखा और फिर मोबाइल थाम लिया। सलामुन अलैकुम हया। अब वो फ़ोन कान से लगाए अज़ली खुशदिली से रस्में बातें कर रही थी। बिहारी साथ ही खड़ी हो गई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बातें सुनने लगी। पज़ल बॉक्स? आयशा की मुस्कुराहट ज़रा सिमटी, भवें उलझन से सिकुड़ी। तुम्हारा वाला किधर रखा था? बिहारी ने चौंक कर उसे देखा। उसका दिल उस लम्हे ज़ोर से धड़का था। मैंने कल ही पूरी स्टडी की सफाई अपने सामने करवाई है। अगर होता तो मिल जाता। हो सकता है तुम साथ ले गई हो। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं दोबारा देख कर करती हूँ। उसे मोबाइल बंद करके मेज़ पे रखा। बिहारे, तुमने हया का पज़ल बॉक्स तो नहीं देखा? नहीं। बिहारी ने होले से नफ़ी में सर हिलाया। चलो फिर यूँ करते हैं कि मिलकर तलाश करते हैं। मेहमान की चीज़ मेज़बान के घर में कभी खोनी नहीं चाहिए। बहुत शर्मिंदगी की बात होती है। वो चीज़ें समेटते हुए उठ गई। बिहारी सर झुकाए अपनी बड़ी बहन के पीछे चल दी। उसके जहन के पर्दे पे सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी। ये बॉक्स मेरे पास है। ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान राज रहेगी। तुम हया या आयशा को नहीं बताओगी इस बारे में। ठीक? ठीक अब्दुर्रहमान। बिहारी ने बेदिली से ज़ेरे लब ये जुमले दोहराए थे। इस रोज़ जब आयशा ने उसे एसएमएस किया तब वो हाले के साथ जुम्मे की नमाज़ पे अयूब सुल्तान जामिया आई हुई थी। नमाज जुम्मा पे जामिया में खसूसी एहतमाम किया जाता था। तुर्क रस्म के मुताबिक कमसिन बच्चे जुम्मे की नमाज़ पढ़ने सुल्तान के मखसूस लिबास में आते। सुनहरी पगड़ी, सुनहरा और सफ़ेद ज़रतार लिबास, म्यान में तलवार, कामेदार जूते पहने वो नन्हे सलातीन अपनी माओं की उंगलियां थामे हर जगह फिर रहे होते। अंसारी महल्ले में हाले के साथ चलते हुए उसे बेख्तियार अपना और डीचे का तुर्की में पहला दिन याद आया था। वो दिन जो बहुत तवील था। अब इन 3.5 माह में कितना कुछ बदल चुका था। अंसारी महल्ले में इस्तांबुल के बेहतरीन और सस्ते स्कार्फ मिला करते थे। वो अब सर ढके बगैर बाहर नहीं निकलती थी, मगर उसके सारे दुपट्टे शेफून के या रेशमी होते जो सर पे नहीं टिकते थे। अब वो यहाँ ऐसे स्कार्फ लेने आती थी जो सादा और एक रंग के हों, ना कि ऐसे शोख और कामदार के हर किसी की तवज्जो घेरें। उसे अब किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं करना था। जहान उसका था और इससे और कुछ नहीं चाहिए था। वो अपने चंद जोड़ों के साथ हमरंग स्कार्फ पैक करवा रही थी जब मैसेज टून बजे। उसे फ़ोन निकाल कर खराश ज़दा स्क्रीन को देखा। आयशा का पैगाम जगमगा रहा था। मैंने सारे घर में ढूंढा मगर नहीं मिला। तुम खुद किसी दिन आ जाओ, दोबारा मिलकर ढूंढ लेते हैं। उसे वीकेंड पे आने का वादा करके मोबाइल पर्स में रख दिया। वापसी पे जवाहर चलते हैं, मुझे फ़ोन की स्क्रीन ठीक करवानी है। श्योर। हाले ने हामी भर ली। वो डीजे के बाद इसके साथ साथ ही रहा करती थी। हाले इन लोगों में से थी जो दूसरों की मदद के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं
और बदले की तवक्को के बगैर मदद करते रहते हैं तुर्की के पुरखुलूस लोग। टॉक्सिम से उन्होंने अंडरग्राउंड मेट्रो पकड़ी। पहला स्टॉप छोड़कर वो दूसरे पे उतर गई। स्टेशन से बाहर सामने ही जवाहिर शॉपिंग मॉल था। बुलंद वाला खजूर के दरख्त, लश चमकता मॉल, रोशनियों का समंदर। हाले कुछ खाने के लिए टेक अवे करने एक रेस्टोरेंट में चली गई और वो बालाई फ्लोर पर फ़ोन रिपेयरिंग शॉप पे आ गई। 5-10 मिनट का काम है मैम, आप काउच पे बैठ जाए, मैं अभी कर देता हूँ। जिस तरह दुकानदार लड़के ने उससे फ़ोन लिया था वो फ़ोन का मुआयना करके बोला। वो सर हिलाकर सामने काउच पे आ बैठी और एक से एक मैगज़ीन उठाकर यूं ही वर्क गर्दानी करने लगी। लड़का अब शोकेस के पीछे खड़ा उसके मोबाइल के टुकड़े अलग कर रहा था। केसिंग उतारकर उसने बैटरी निकाली तो एकदम रुक गया और सर उठाकर कदरे तजब्जुब से हया को देखा। मैडम, उसे ज़रा उलझन से पुकारा। हया ने मैगज़ीन से सर उठाकर उसे देखा। क्या हुआ? ये लगा रहने दूँ क्या? वो रिसाला रखकर उसके करीब चली आई। आपके फ़ोन में जीपीएस ट्रेसर है, इसे लगा रहने दूँ? ट्रेसर? मेरे फ़ोन में ट्रेसर है? वो सांस लेना भी भूल गई थी। ओह, आपको नहीं मालूम था? और जिसने ये ट्रेसर डाला है वो तो हम वक्त आपकी लोकेशन ट्रेस कर रहा होगा। वो बिना पलक झपके अपने मोबाइल के अंदर लगे नाखून बराबर बारीक ट्रेसर को देखे गई और वो सोचती थी पाशा को उसकी लोकेशन का कैसे पता चलता है। यकीनन उसके पिछले फ़ोन्स में भी ट्रेसर्स होंगे तभी। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है मैम, वो जब चाहे इससे फ़ोन का माइक ऑन करके आपकी गुफ्तगू भी सुन सकता है। अब इसका क्या करूं? वो चंद लम्हे उसे देखेगी। उसका जहन तेज़ी से काम कर रहा था। इसे लगा रहने दो। रियली? लड़का हैरान हुआ था। एक ट्रेसर निकालूंगी तो वो 10 और डाल देगा, इसलिए बेहतर है मैं इसको इसी ट्रेसर से धोखा देती रहूं। मैं हर जगह उसे साथ नहीं लेकर जाऊंगी, खुसूसन उस जगह नहीं जहां मैं नहीं चाहती कि उसको पता चले। ओह वेरी स्मार्ट, लड़का मुस्कुरा दिया। मैं आपको किसी छोटी सी डिब्बी में ये डाल देता हूँ ताकि आपको इसे बार बार फ़ोन से अलहदा ना करना पड़े। वह अब एहतियात से वो नन्ना सा ट्रेसर निकाल रहा था। हया अभी तक बिना पलक झपके उसे देख रही थी। अब्दुर्रहमान पाशा, वो क्या करे इस आदमी का? वो अपना इतना वक्त और तवानाई इस पर क्यों सरफ करता था? क्या ये अंधी मोहब्बत थी या शायद कुछ और? अंधेरे कमरे में मुधम सब्ज टाइड बल्ब की रोशनी बिखरी थी और जजीरे के साहिल से सर टकराती लहरों की सिरसराहट यहाँ तक महसूस होती थी। आयशा आंखों पे बाजू रखे करीबन नींद में जा चुकी थी जब बिहारी ने पुकारा। आयशे, बात सुनो। वो चतलेटी छत पे किसी गैर मुराही नुक्ते को घूर रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आयशा की आवाज़ नीम गुनूदगी से बुझल थी। जब बंदा बार बार झूठ बोलता है तो क्या होता है? अल्लाह ताला उससे अपने पास बहुत झूठ बोलने वाला लिख लेता है। बिहारी ने चौंक कर उसे देखा। आयशा की आंखों पे बाजू था। शुक्र कि वो बिहारी का चेहरा नहीं देख सकती थी। अपने पास किधर? आसमानों पे। हाँ, आसमानों पे। क्या उसके नाम के साथ झूठा किसी बड़े पोस्टर पे लिखा जाता है? शायद ऐसा ही हो। अब सो जाओ। आयशे, अगर अल्लाह ताला वो पोस्टर आसमान पे बिछा दे तो क्या सबको उसके नाम के साथ झूठा लिखा नज़र आएगा? उसकी आवाज़ में अनजाना सा खौफ था। चश्मे तसव्वुर में उसने देखा बाहर तारीक आसमान पे सुर्ख अंगारों से लिखा था, अनातोलिया की बिहारी गुल, बहुत झूठ बोलने वाली। हाँ, सबको हर जगह से वो नज़र आएगा। जो घर के अंदर कमरे के अंदर होगा उसे भी। हाँ, अब सो जाओ बच्चे, सुबह काम पे भी जाना है। और अगर कोई बेड के नीचे घुस जाए तो वहाँ से भी आसमान नज़र आएगा। हाँ, और बिहारी गुल, तुम अब बोले तो मैं तुम्हें ट्रंक में बंद कर दूँगी। आयशा झुंझला कर बोली थी। उसकी नींद बार बार टूट रही थी। वो सारे दिन की थकी हुई थी। बिहारी ज़रा सी आयशा के करीब खिसकी और चेहरा उसके कान के करीब लाई। आयशे, उसने बहुत धीमी सी सरगोशी की। क्या ट्रंक के अंदर से आसमान नज़र आएगा?
अल्लाह अल्लाह, आयशा ने गुस्से से बाजू हटाया। बिहारी ने खराब से मुंह कम्बल के अंदर कर लिया, मगर उसे कम्बल के अंदर से भी आसमान नज़र आ रहा था। सुर्ख अंगारे इसी तरह दहक रहे थे। उस शाम वो टॉक्सिम अपनी सुर्ख हील ठीक करवाने आई थी। जब हील जुड़ गई तो वो किसी ख्याल के तहत शॉपर लिए इसको आए कि मुजस्मे की तरफ आ गई। इस्तिकलाल यमीनी, मुजस्मे के गिर्द घास के गोल कतः अराजी को मुस्बत के निशान की तरह 2 गुजरगाहों ने काट रखा था, जिससे गोल कतः 4 बराबर खानों में बट गया था। कंपास के 4 खाने, हर सू ट्यूलिप्स की महक थी। बहादुर जर्नेल अब मुजस्सम सूरत उसके सामने खड़े थे। अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ये वो दूसरा पाशा था जिससे उसको शदीद नफ़रत होने लगी थी। सिर्फ इसकी वजह से वो हर रोज़ क्लास में स्कार्फ उतारती थी और टालिस को एक इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट के साथ देखा करती। इस एक आदमी ने उसे हरा दिया था, मगर इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। डीजे कहीं दूर से बोली थी। वो चंद कदम मज़ीद आगे चल कर आई। उसने मुजस्सम हुए जंगजू की पत्थर आंखों में देखा। यह आदमी क्यों जीता? क्योंकि ये लड़ना जानता था, क्योंकि उसने शिकस्त तस्लीम नहीं की थी, क्योंकि वो लड़ता रहा था यहाँ तक कि उसे फ़तह मिल गई। और एक जंगजू को कैसे हराया जाता है, उसे मेजर अहमद से दिल ही दिल में पूछा था। उससे मुकाबला करके, उससे तब तक लड़के जब तक कि फ़तह ना मिल जाए या जान ना चली जाए। जवाब फ़ौरन आया था। अगर वो गलत होकर इतना पुरएतमाद था तो हया सही होकर पुरएतमाद क्यों नहीं थी? वो गलत होकर जीत सकता है तो हया सही होकर क्यों नहीं जीत सकती? वो क्यों दार स्काफ? वो इन लोगों के पीछे अल्लाह ताला को क्यों ना करे? ज़्यादा से ज़्यादा सिबांजी वाले निकाल देंगे तो निकाल दें, मगर क्यों निकाल दें? नहीं, वो ना स्काफ उतारेगी ना मैदान छोड़ेगी। वो अतातुर्क के मुजस्मे को यही स्काफ लपेट कर सिबांजी के क्लासरूम में बैठ कर पढ़ कर दिखाएगी। मस्जिद में जो फ़ैसला मैंने किया था उससे बस पूरा करना है। अब तैयब उर्दुगान को कानून बदलना पड़े सो पड़े, वो मज़ीद इस ज़िल्लत से नहीं गुजरेगी। अल्लाह ताला की हुदूद मजाक नहीं होती। अब वो स्काफ पहन कर ही पड़ेगी। देखते हैं कौन रोकता है उसे। उसकी माँ उसे रोए। अतातुर्क के मुजस्मे को देखते हुए उसने अहद किया था कि वो उसे ज़िंदगी भर अपने स्काफ पर समझौता नहीं करता। वो निकाब नहीं कर सकती, वो बुर्का नहीं ओढ़ सकती, मगर स्काफ ओढ़ना ये काम जो कर सकती है, तो फिर उसे रोकने का हक किसी को नहीं है। कोई रास्ता तो होगा। रास्ता ज़रूर होता है, मेजर अहमद ने कहा था। रास्ते ढूंढे जाते हैं, उसे भी रास्ता ढूंढना था। आईने में अपने अक्स को देखते हुए इसने स्काफ को, यह अगला मंजर है, टोड़ी तले पिन से जोड़ा, फिर सामने के 2 तकोने पल्लुओं में से एक को मुखालिफत से मत चेहरे के गिर्द लपेट कर सर के पुष्ट पे पिन से लगा दिया। स्काफ खासा बड़ा था, दूसरे पल्लू ने सामने से उसे ढक दिया। नीचे से आज स्कर्ट पे उसने पूरी आस्तीनों वाला मैरून फूलदार ब्लाउज़ पहन रखा था। तवक्को के बरखिलाफ मैरून स्काफ के हाले में दमकता उसका चेहरा काफ़ी अच्छा लग रहा था। किताबें उठाए, बैग कंधे पे डाले। जब वो सबांजी की मरकज़ी इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो सामने ही डाली चंद यूरोपियन स्टूडेंट्स के साथ आती दिखाई दी। वो गुजरते गुजरते आजकल हया के स्काफ पे कोई तबसरा कर दिया करती थी। अब भी हया को आता देखकर इसके लब्बों पे इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उभरी। हया, उसे ज़ोर से आवाज़ दी। हया उसे नज़रअंदाज करके तेज़ से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आज उसकी पहली क्लास टाली के ही साथ थी। हया, व्हाट कलर इज़ योर हेयर टुडे? ब्लू। हया बिना कुछ कहे अंदर की जाने बढ़ गई। पीछे से आते कह के उसे नज़रअंदाज कर दिया था। आजकल जहाँ इन लड़कियों से सामना होता वो इसे तमस्खुर से अरब लड़की कहकर पुकारा करती थी, बदतमीज़ ना हो तो। आज वो बिना स्काफ उतारे क्लास में चली गई और दूसरी कतार में बहुत एतमाद से बैठ गई। चंद ही लम्हों बाद टालिस के साथ आ बैठी। तुमने स्काफ नहीं उतारा? क्या अभी सबके सामने उतारोगी? जवाबन उसने बहुत एतमाद से मुस्कुराकर टाली को देखा। देखते हैं, जताने वाले अंदाज में कहकर वो किताबें जोड़ने लगी। अंदर से उसका दिल भी अजीब अंदाज में धड़क रहा था। आज क्या होगा? वो उसे निकाल देंगे क्या?
प्रोफेसर बाबर साद ने अभी लेक्चर शुरू भी नहीं किया था कि इनकी निगाह हया पे पड़ गई। मिस, मेरा नहीं ख्याल आपको क्लासरूम में स्काफ करने की इजाज़त है, वो बराह रास्त उसे मुखातिब करके बोले। बहुत से तलबा और तालिबात गर्दनें मोड़कर उसे देखने लगे। जो सारी बड़ी बड़ी बातें, हदीस, आयात, अकवाल उसने इस मौके के लिए याद कर रखे थे, वो सब उसे भूल गए। उसे समझ में ही नहीं आया कि क्या कहे। वो बिल्कुल खाली खाली निगाहों से प्रोफेसर का चेहरा देखने लगी। टाली भी मुस्कुराहट दुबाए उसे देख रही थी। मिस, आप हैंड कवरिंग रिमूव करें, उन्होंने दोहराया। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है, आयशा ने एक दफ़ा कहा था। मगर उसे सारे रास्ते बंद नज़र आ रहे थे, सब उसे ही देख रहे थे। उसने कुछ कहने के लिए लब खोले, तभी पीछे से कोई तुर्क लड़की बोल उठी, सर ये एक्सचेंज स्टूडेंट है, मेहमान, और ये रूल मेहमानों पे अप्लाई नहीं होता। उसने जल्दी से अपने प्रोफेसर को कुछ याद दिलाया था। ओह सॉरी, आप मेहमान हैं, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। प्रोफेसर बहुत शाइस्तगी से माज़रत करके लेक्चर शुरू करने लगे। टाली के लबों से मुस्कुराहट गायब हो गई। हया ने एक नज़र उसे देखा और धीरे से मुस्कुराई। फिर गर्दन मोड़कर पीछे अपनी मोहसिना को देखना चाहा। लेक्चर शुरू हो चुका था, तमाम सर झुकने लगे थे। वो इस लड़की को देख नहीं पाई, उसका चेहरा वापस मोड़ लिया। उसके दिलों दिमाग सुन से हो चुके थे। किसी ख्वाब, किसी कैफियत में उसने लिखना शुरू किया। सब इतना आसान होगा, उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अगला मंजर, जिसमें हया अब बेवकदा वापस आ चुकी है। यही रखा था, कहाँ जा सकता है। वो वीकेंड पे बेवकदा आई थी और अब आयशा और बिहार के साथ मिलकर सारी स्टडी छान कर मायूसी से कह रही थी, वो बहुत कीमती था, मैं उसे खोने के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। साथ खड़ी बिहार का चेहरा जर्द और सर झुका हुआ था, उसके हाथ बहुत धीरे से चल रहे थे। आज शायद वो बीमार थी। तुम्हें क्या हुआ बिहार का फूल? वो बिहारी का पशमुर्दा अंदाज काफ़ी देर से महसूस कर रही थी, इसको पूछे बिना न रह सकी। बिहारी ने गर्दन उठाकर खाली खाली खामोश नज़रों से उसे देखा। वही पुराना मसला, सुबह बिहारी को एक सीप मिला जिसमें मोती नहीं था, हालांकि मुझे तो आज एक भी सीप नहीं मिला। आयशा अपने घर से पजल बॉक्स खो जाने पे बहुत उदास थी। अब मेरे सीप से मोती कभी नहीं निकलेगा, बिहारी बड़बड़ाई। वो दोनों महसूस किए बिना स्टडी टेबल की दराज खोल कर देख रही थी। वो बॉक्स अब्दुर्रहमान के हाथ ना लग जाए, मुझे इसी बात का डर है। वो बॉक्स उसको नहीं मिलना चाहिए आयशे। बिहारी की झुकी गर्दन मज़ीद झुक गई। मुलाजमा कभी चोरी नहीं करती, उसने भी बॉक्स नहीं देखा, कहाँ ढूंढे। हया थके थके से अंदाज में कुर्सी पे गिर से गई, उसका दिल बहुत बुरा हो रहा था। आई एम सॉरी हया, आयशा ने आज़र्दगी से कहा। उसी पल कमरे में दबी दबी सिसकियाँ गूंजने लगी। हया ने चौंक कर बिहारे को देखा, वो सर झुकाए होले हुए रो रही थी। बिहारे क्या हुआ? वो दोनों भागकर उसके पास आई। बिहारी ने भीगा चेहरा उठाया। वो बॉक्स अब्दुर्रहमान के पास है, उसने मुझे तुम्हें बताने से मना किया था। क्या? वो सांस लेना भूल गई। आयशा खुद से शद्दर सी खड़ी रह गई। मगर मुझे पता है कि उसने वो किधर रखा है, मैं तुम्हें ला देती हूँ। बिहारी एकदम उठी और बाहर भाग गई। वो दोनों साकत शद्दर से अपनी जगह खड़ी थी। 5 मिनट बाद ही बिहारी वापस आई तो उसका भीगा चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसके हाथ में पजल बॉक्स था। वो हया का पजल बॉक्स ही है, इसमें कोई शक नहीं था। ये लो तुम्हारी अमानत। उसने बॉक्स हया की तरफ बढ़ाया। बिहारी गुल, हया सुलेमान तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने बेख्तियार झुककर इस नन्ही परी के दोनों गाल चूमे। और तुम इसको डांटना मत, सच बोलने पे किसी को डांटा नहीं करते। उसने साथ ही आयशा को कह दिया था, जो बिहारी से ज़रा खफा सी लग रही थी, मगर उसकी बात समझकर मुस्कुरा दी। आने किसी घर गई हुई थी। खाना खाने के बाद वो हया को वापस छोड़ने के लिए घर से निकल आई। बिहारी करीबी क्लब से अब्दुर्रहमान का घोड़ा ले आई थी और अब इस पर बैठी इन दोनों के अकब में चली आ रही थी। उससे अब्दुर्रहमान ने राइडिंग सिखाई है। बिहारी से अच्छी राइडिंग पूरे अदा में कोई भी नहीं कर सकता। वो बस मुस्कुरा कर रह गई। अब्दुर्रहमान का नाम वो आखिरी नाम था जो इस वक्त वो सुनना चाहती थी। इसने उसका बॉक्स क्यों रखा, वो यही समझने से कासिर थी।
तुम पर यह स्कार्फ बहुत अच्छा लगता है हया, इसे कभी मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी। मैं शिबांजी से जीत गई, मैं अतातुर्क से जीत गई, मुझे और क्या चाहिए। तुम्हें कुछ भी छोड़ना पड़े, इसे मत छोड़ना, आयशा ने दोहराया। हया ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। उनके अकब में घोड़े की पीठ पर बैठी बिहारी ने छनबे से आयशा को देखा था। उसकी बहन इतने इसरार से अपनी बात दोहराती तो नहीं थी, फिर अब क्यों। अगला मंजर, मोतसम ने जली हुई अतराफ वाले पजल बॉक्स को उलट पलट कर देखा, फिर एक बड़े डब्बे की तरफ इशारा किया जो उसके साथ घास पे पड़ा था। पहले फ्लोटेला के लिए फ़ंड दो। ओ श्योर। वो घास पर बैठते हुए पर्स से पैसे निकालने लगी। चंद नोट डब्बे की दर्ज में डालकर उसने देखा, इस पर जली हरूफ में लिखा था फ्रीडम फ्लोटेला 2010। वो मई 2010 था और इसी माह के आखिर तक फ्लोटेला ने गज़ा के लिए रवाना होना था। ये बात अब तक फ़लस्तीनी बहुत दफ़ा दोहरा चुके थे। घास के आगे मसनूई झील दोपहर की किरणों से चमक रही थी। मोतसम इस चमकती धूप में बॉक्स पकड़े काफ़ी देर तक उसे उलट पलट करके देखता रहा। यकीन करो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मगर इस हुमर वाली पहेली को हल करना आसान होगा। ठहरो, कोशिश करते हैं। उसने जली लकड़ी पे लिखे सुनहरी हरूफ पढ़े, मार्क्ड ऑन हुमर्स डाउट्स, अ स्टिक विद ट्विन स्ट्राउड्स। हुमर वही फ़लसफ़ी था ना जिसके बारे में हेराक्लीटस ने कहा था कि उसे दरे मारे जाने चाहिए। उसके कहने पर मोतसम ने सर उठाकर खफकी से उसे देखा था। वो छाने उचका कर रह गई। यूनानी फ़लसफ़ा वो आखिरी शे थी जो उसे दिलचस्प लगती थी, मगर शायद मेजर अहमद का हिसाब उल्टा था। हुमर के शुबहात में निशान ज़दा स्टिक। यहाँ किसी निशान की बात हो रही है। हुमर के शुबहात, मगर कैसे शुबहात, वो सोचने लगा। मोतसम, निशान तो किसी के लिखे हुए काम पे ही लगाया जा सकता है ना, तो क्या हुमर के लिखे हुए काम में किसी के शुकूक व शुबहात का जिक्र है? ये तो मुझे नहीं पता, मगर इसके अपने काम में जो हिस्सा बाद में आने वाले नाक़िदीन को मशकूक लगता है उसे मार्क ज़रूर किया गया है। कैसे मार्क किया गया है? वो चौंकी। किसी ख़ास निशान से? मुझे बस इतना मालूम है कि हुमर के काम में मुश्तबा हिस्सा होता है, उस पर ओब्लिस का निशान लगाकर मार्क किया जाता है। ओब्लिस क्या होता है? तुम्हें ओबुलस का नहीं पता? ये होता है ओबुलस। उसने रजिस्टर के सफ़े पे एक सीधी लकीर खींची, उसके ऊपर और नीचे एक एक नुक्ता लगा दिया। ये तो तकसीम का सिंबल है, इस तरह का होना। उसने पजल बॉक्स की स्लाइड ऊपर नीचे की, यहाँ तक कि पूरा लफ्ज़ ओबुलस लिखा गया, मगर बॉक्स जामिद रहा। ये सिर्फ पहली पहेली का जवाब है हया, हमें इन चारों के जवाब तलाश करके इनमें से मुश्तरक बात ढूंढनी है, उसने याद दिलाया। हया ने बददिली से पजल बॉक्स से थमा दिया। वो इस वक्त ख़ुद को बिहारी की तरह महसूस कर रही थी, अपने तोहफे के इतने करीब मगर इतनी ही दूर और बेबस, बहुत बेबस। शाम का अंधेरा इस्तिकलाल स्ट्रीट पे उतर आया था। गली की रौनक और रोशनियाँ अपने उरूज पे थीं। ये अगला मंजर है। वो और हाले काफ़ी दिनों बाद इस्तिकलाल स्ट्रीट आई थी। इम्तिहानात करीब थे, सो निकल ही नहीं पाई थी। अब निकली तो डीजे की यादें ताज़ा हो गई। ख़रीदा उन्होंने कुछ नहीं, बस विंडो शॉपिंग करती रही। वो 8 बजे वाले गोरसल से आई थी। गोरसल को वापस रात के 1:30 बजे जाना था, सो तब तक इनका इरादा खूब अच्छी तरह से जदीसी में घूमने का था। पहले तो बर्गर किंग में डिनर कर लेते हैं। ठीक। वो उसके बाद जहान से भी नहीं मिली थी, सोचा अब मिल ले। तुम्हारी सुलह हो गई उससे? वो बर्गर किंग के दरवाजे पे थी जब हाली ने पूछा। हया ने ज़रा हैरत से उसे देखा, फिर हंस दी। वो बात तो बहुत पुरानी हो गई, अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। वो मुद्दम मुस्कुराहट के साथ बोले। सियाह स्कार्फ गर्दन के गिर्द लपेट रखा था, इसमें दमकता उसका चेहरा बहुत मुतमईन लग रहा था। हाँ, लग तो रहा है। हाले शरारत से मुस्कुराई। हया ने अपना बायां हाथ आगे किया। प्लेटिनियम रिंग रात की मसनूई रोशनी में चमक रही थी। वाट? तुम्हारी जहाँ सिकंदर से मंगनी हो गई और तुमने मुझे बताया नहीं? हाले खुशगवार हैरत से कह उठी। वो दोनों रेस्टोरेंट के दरवाजे में खड़ी थी। अतराफ में लोग आ जा रहे थे। मगर हमारी शादी मंगनी से पहले हुई थी, यही कोई 20-21 साल पहले।
लंबी कहानी है, डिनर के बाद सुनाऊंगी। वो जल्दी से हाले का बाजू थामे अंदर चली गई। आज उसने वही सुर्ख हील पहन रखी थी और ज़रा एहतियात से चल रही थी। जहान तो 6 बजे ऑफ कर गया था, अभी घर पे होगा, वहाँ काम करने वाले लड़के ने बताया। उसे मायूसी हुई, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मुझे पूरी कहानी सुनाओ, तुमने इतनी बड़ी बात नहीं बताई। हाले पुरजोश भी थी और सारा किस्सा सुनने के लिए बेताब भी। चलो टाक्सिम चलते हैं, वहीं बैठकर सुनाती हूँ। वो हंसकर बोली। चंद कदम का तो फासला था, बातों में ही कट गया। वो स्क्वायर पे आई तो शाम में हुई बारिश से गीली सड़क अभी तक चमक रही थी। हया ने बेख्तियार अपने पाँव को देखा। यही टूटी थी मेरी हील। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी मुरम्मत शुदा हील को देखा। लकड़ी की बहुत बारीक हील, अब बिल्कुल ठीक लग रही थी। फिर भी कितना ख्वार कराया था उसने उस दिन। सुर्ख हील, सुर्ख कोट, बरसती बारिश, उसे बहुत कुछ याद आया था। आओ पार्क में चलते हैं, हाले उसे बुला रही थी, मगर वो इसी तरह सर झुकाए अपनी हील को देख रही थी। लम्हे भर को उसके गेट जगमगाता स्क्वायर हवा में तहलील हो गया। सारी आवाज़ें बंद हो गईं। वो बिल्कुल साकत खड़ी अपनी हील देख रही थी। यहीं टूटी थी उसकी हील, यहीं यहीं। स्नैप्ड देयर अ ब्लडेड पाइन। ब्लडेड यानी खून, मगर खून सुर्ख होता है। सुर्ख लकड़ी, ओ लकड़ी की हील। स्प्लिट देयर सम टीयर्स डिवाइन। उसकी मुतहैयर निगाहों ने टाक्सिम स्क्वायर का अहाता किया। आफाकी आंसू, आसमान के आंसू, बारिश, नहरें तकसीम होती थी इस जगह। राउंड द इमेराल्ड क्रूसिफाइड। उसकी नज़रें मुजस्मे के गिर्द फैले घास की कतई अराजी पे जम गईं, जिन्हें 2 गुज़रगाहें सलीब के निशान की तरह काट रही थीं। ज़ुमर्द घास जो मसलूब थी। एंड द फ्रीडम पेट्रीफाइड। साकिन हुए पत्थर बनी आज़ादी, यकीनन मुजस्मे आज़ादी। अतातुर्कम मुजस्मा इस्तिक़लाल यमीनी। A love lost in symbolic smell। प्यार जो खो गया। डीजे, उसके जहन में झमाका हुआ। इधर 7 इस्तिक़लाल जदीसी में डीजे गिरी थी और रोज़ टाक्सिम स्क्वायर में ट्यूलिप्स की महक फैली थी, अलामती खुशबू। ट्यूलिप्स जो इस्तांबुल की अलामत थे। अंडर विच द लाइन्स ड्वेल। इस जगह के नीचे क्या था? लकीरें नहीं, लाइन्स। हाँ, मेट्रो लाइन्स, रेलवे लाइन्स। हया अपनी पहेली को बूझ रही थी। नीचे रेलवे स्टेशन था। एक एक करके पजल के सारे टुकड़े जोड़ते जा रहे थे। ओबेलिस्क का निशान किस चीज़ का निशान था भला? हया, ये आदमी हमें फॉलो कर रहा है। हाले ने इसका बाजू झंझोड़ा। वो हाले की तरफ मुतवज्जह नहीं थी, किसी खाबीदा कैफियत में बड़बड़ाई। टाक्सिम, पूरे 6 हरूफ। उसकी आंखों में बेयकीनी थी, उससे पजल हल कर लिया था। हया, ये आदमी हमारे पीछे आ रहा है। हाल की आवाज़ में ज़रा सी घबराहट थी। वो जैसे किसी ख्वाब से जागी और पलट कर देखा। सड़क के इस पार खड़ा शख्स उसे देखकर मुस्कुराया था। वो एकदम बर्फ़ का मुजस्मा बन गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो इस चेहरे को कैसे भूल सकती थी? अब्दुर्रहमान पाशा। आने के साथ और इनफिरादी कितनी तस्वीरों में वो उसे देख चुकी थी। वो इसे देखकर जिस शनासाई से मुस्कुराया था, इससे साफ जाहिर था कि वो उसे पहचान चुका है। चलो वापस स्ट्रीट में चलते हैं। वो हाले का हाथ थामे तेज़ी से वापस पलट गई। लोगों के रश में से जगह बनाते तेज़ कदमों से फुटपाथ पे चलते हुए वो दोनों इस शख्स से दूर जा रही थीं। जब हया को यकीन हो गया कि वो उनको खो चुका है, तो इसी तरह हाले का हाथ मजबूती से पकड़े कॉफ़ी शॉप में आ गई। पता नहीं कौन था, उन्होंने एक कोने वाली मेज़ का इंतखाब किया। हाले 2 मग गर्मा गर्म कॉफ़ी के लेके आई और वो दोनों आमने सामने बैठी। इस आदमी के बारे में तबादला ख्याल कर रही थी। हाँ, पता नहीं कौन था। उसने लाताल्लुकी से शाने उचकाए और गर्म कप लबों से लगाया। एकदम ही कॉफ़ी का घूंट किसी तलख जहर की तरह उसकी गर्दन को जकड़ गया।
उसे सामने से पाशा आता दिखाई दिया था। वो कॉफ़ी शॉप में कब दाखिल हुआ इन्हें पता ही नहीं चला था। हाले वो इधर ही आ गया। उसने सरासीमा की किसी कैफियत में कप नीचे किया। हाले ने परेशानी से पलट कर देखा, वो ऐन उनके सर पे आ पहुंचा था। क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ मिसेस जहां सिकंदर? कुर्सी की पुष्ट पे हाथ रखकर खड़े उसे मुस्कुराते हुए पूछा। लंबी सुरमई बरसाती में मलबूस वो अच्छा खासा लहीम शजीम आदमी था। फ्रेमलेस ग्लासेस के पीछे से छिलकती आंखों में वाज़ेह मुस्कुराहट थी। वो लम्हा मुलाकात जिससे उसको कभी डर नहीं लगा था, इस वक्त बेहद खौफज़दा कर गया था। जी ज़रूर बैठिए, उसे कप पे अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए बज़ाहिर मुस्कुराकर कहा। हाले ने उसे आंखों में कोई इशारा किया था। हया ने समझकर सर को इस बात में ज़रा सी जुम्बिश दी। जैसे ही वो कुर्सी खींचकर बैठने लगा, हया ने गर्मा गर्म कॉफ़ी उसके चेहरे पे उलट दी। एपिसोड तो अभी तक काफ़ी छोटा है, लेकिन बाब नंबर 7 ख़त्म हो गया। अब्दुर्रहमान पाशा ने आखिर इसको ढूंढ लिया, लेकिन अब्दुर्रहमान ने तो कहा था कि वो इसको नहीं ढूंढेगा, इसका ताक़ुब नहीं करेगा। हया उसके घर में थी, वो तब भी उसके पास नहीं गया। तो यहाँ क्यों आ गया था अब्दुर्रहमान उसको ढूंढना इसके पीछे? पता ही क्या था, अगले बाब में पता लग गया, शायद उससे भी अगले। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, खुशी की बात सबके लिए, हया को अपने पजल का पासवर्ड मिल गया है। टाक्सिम उसका पासवर्ड है। अब देखते हैं क्या होता है। पता नहीं पासवर्ड है भी या नहीं, हया को तो यही लग रहा है, मुझे याद नहीं है। मैंने वैसे एक दफ़ा पहले पढ़ी हुई है, लेकिन मुझे याद नहीं है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।